जयराम जी की चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। लेफ्ट थिंकर्स, लुटियंस जोन के बड़े बड़े नाम और टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनकी वर्तमान सत्ता के कारण दुकान बंद हो गई है, ये सब भारत विरोधी शक्तियों का मुखौटा और उनका भोंपू बनकर पूरी ताकत से मोदी विरोध में दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह सच है कि राष्ट्र की प्रगति और अखंडता के विषय में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार कर ही नहीं रहा कि वर्तमान सत्ता तीसरी बार भी हर हाल में चुनकर आ रही है। सच पूछो तो देश का राष्ट्रवादी तबका अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और डीएमके जैसे दलों को वोट करना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। बावजूद इसके सब चंगा सी ऐसा नहीं है। दो कारणों से गड़बड़ हो सकती है। पहला कारण है आम जनमानस में फैल चुका अति आत्मविश्वास। लोगों को लग रहा है कि जब अब की बार 400 पार की बात हो रही है तो फिर कितना भी कम हो जाए 300 तक तो पक्का ही है, सरकार तो बनी जाएगी, तो फिर मेरी एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। यह ओवर कॉन्फिडेंस वोटिंग के प्रति उत्साहहीनता का वातावरण बना रहा है। यही कारण है कि 2014 और 2019 के मुकाबले सरकार का कहीं अधिक समर्थन होने के बावजूद और विपक्षी दलों तथा उनके प्रत्याशियों के हौसले एकदम से पस्त होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी मतदाताओं का उत्साह 2014 और 2019 के जैसा अभी तक नहीं बन पा रहा। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्रथम चरण के मतदान में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इतनी बड़ी गिरावट इस बात का सबूत है। दूसरा कारण है हर चुनाव में राष्ट्रवादी लोगों में फूट डालने के लिए अलग अलग जातिगत समूहों को भड़काया और बरगलाया जाता है। इस बार इसकी तीव्रता कहीं अधिक और व्यापक है। पूरी ताकत और अंधाधुंध संसाधन लगाकर सरकार विरोधी वातावरण बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही कहीं कहीं स्थानीय प्रत्याशियों से भी लोग नाराज हैं। इन सब कारणों से कुछ राष्ट्रवादी लोग भी सोचने लगते हैं कि हमारी वाली एक सीट हार जाने से क्या फर्क पड़ेगा, सरकार तो बनी रही है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे का एक बड़ा समर्थक वर्ग 100% मतदान करता है, एकजुट, एक साथ। इसके अलावा कैंडिडेट की जाति, भाई भतीजा और क्षेत्रवाद के नाम पर भी कुछ वोट मिल जाते हैं। और इस सबका मिला जुला असर यह होता है कि कभी कभी परिणाम आशा के विपरीत भी आ जाते हैं। विपक्ष के मुकाबले कहीं अधिक समर्थन होने के बावजूद अब अगर कहीं ऐसा हो गया तो एक सीट तो मोदी के खाते से कम हो गई ना। विचार कीजिए, क्या यह मामला मात्र एक सीट का है? पूरे भारतवर्ष में सोच तो हमारी एक जैसी ही है ना, तो फिर नुकसान एक सीट का नहीं, अनेक सीटों का होगा। विपक्ष के प्रति लोगों में नकारात्मक भावना देखकर कोई भी कह सकता है कि सरकार की वापसी निश्चित है, परंतु 400 पार के बहुमत से कम की सरकार वो सब कुछ नहीं कर पाएगी जिसकी तीसरी बार की इस सरकार से अपेक्षा है। एक एक वोट कीमती है, परंतु हर हाल में उस एक एक वोट का डल जाना और भी अधिक कीमती है। इसलिए राष्ट्रहित में मतदान करें, 100% मतदान करें। भारत माता से प्रेम करने वाले सभी राष्ट्रवादी एकजुट होकर मतदान करें। प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी सरकार बनने के पक्ष में ही मतदान करें। क्यों करें? आइए प्रथम भाग में पहले इन 5 कारणों पर विचार करते हैं। आपको याद होगा यूपीए सरकार का वो समय और सेना तथा सैनिकों के प्रति किए गए उनके कारनामे। 2010 में कर्नल दिनेश पठानिया जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। कश्मीर में चरमपंथी आए दिन पत्थरबाजी करके सैनिकों को घायल कर देते थे। उस जमाने में ना तो पैलेट गन चलाने की छूट थी और ना ही सैनिकों को किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई करने की अनुमति थी। सेना के हाथ बांधे हुए थे। प्रतिदिन सैनिक घायल होते थे और फिर इनका इलाज होता था। उसी वर्ष
2010 में सैनिकों पर ऐसे ही एक हमले के समय कर्नल पठानिया ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई में 3 चरमपंथी ढेर हो गए, परंतु यूपीए सरकार के इशारे और रक्षा मंत्रालय के आदेश पर आर्मी कोर्ट ने कर्नल पठानिया समेत 5 सैनिकों का कोर्ट मार्शल करके उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और जेल में डाल दिया। यह सब झेला है हमारे सैनिकों ने, भूल नहीं सकते। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ और 2017 में आर्मी कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर कर्नल पठानिया समेत सभी 5 सैनिकों को जमानत दे दी और उनकी उम्र कैद की सजा भी समाप्त कर दी। 7 वर्षों से जेल में सड़ रहे कर्नल पठानिया और उनके साथी बाहर आ पाए। यूपीए सरकार का कहना था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। मैं स्वयं एक सैनिक रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि धन न होने का बहाना बनाकर सेना को मामूली छोटे छोटे हथियारों के लिए तरसाया गया था। सेना को मात्र 10 दिन की युद्ध क्षमता पर लाकर छोड़ दिया गया था यूपीए सरकार के समय। आज सैनिकों पर पत्थर फेंकने वालों के विरुद्ध एक्शन की खुली छूट मिली है। आज सेना पर हमला करने वालों को सीमा पार करके उनके घर में घुसकर एक्शन लेने की छूट मिली हुई है। आज राफेल युद्धक विमान सहित अनेक प्रकार के अत्याधुनिक शस्त्रों से सेना को लैस कर दिया गया है। ऐसे में दोनों सरकारों की तुलना करके देश किन हाथों में सुरक्षित रहेगा, हम सबको अच्छी तरह विचार कर ही मतदान करने का मन निश्चित करना चाहिए। जैसे एक समय पाषाण बनी अहिल्या को आशा थी कि राम आएंगे, मां शबरी को आशा थी कि राम आएंगे, सुग्रीव जटायु और यज्ञ करते ऋषि मुनियों को आशा थी कि राम आएंगे, संतान सुख से वंचित मां कौशल्या भी आशावान थी कि राम आएंगे। वैसे ही 500 वर्षों से सनातन समाज का बच्चा बच्चा आशान्वित था कि अयोध्या में श्री राम आएंगे। हजारों लाखों लोगों के सदियों के संघर्ष, बलिदान और तिल तिल साधना के बाद अंत में जिनके सदप्रयासों से कलंक की निशानी मिटी और प्रभु श्री राम के मंदिर का नव्य भव्य एवं दिव्य निर्माण संभव हुआ, उन्हें एक एक सनातनी वोट देकर सत्ता में पुनर्स्थापित करना भी हमारा कर्तव्य है। लोग अभी भूले नहीं हैं कि किस प्रकार यूपीए सरकार ने एफिडेविट देकर भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया था और राम मंदिर केस की सुनवाई टालने के लिए किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। फिर भी अगर अपना पड़ोसी होने के कारण, रिश्तेदार होने के कारण अथवा अपनी जाति का होने के कारण गलती से भी हमारा वोट कम से कम इस बार किसी अन्य पक्ष के प्रत्याशी को चला गया, तो कदाचित राम जी भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। आप सब भली भांति जानते हैं कि लोकतांत्रिक और संविधान शासित राष्ट्र में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। कानून की नजर में सब बराबर हैं। बहुसंख्यक समाज से अपेक्षा की जाती है कि वो देश के अल्पसंख्यकों से उचित व्यवहार करे, उन्हें दबाए ना, उनकी धार्मिक पहचान और प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ ना करे। लेकिन वहीं सरकार से भी अपेक्षा होती है कि वह सभी पक्षों को एक नजर से देखे और साथ ही साथ राष्ट्र के मूल बहुसंख्यक समाज की भावना के साथ भी खिलवाड़ ना करे। परंतु भारत में पूर्व की सरकारों ने लोगों को अपने पीछे लामबंद करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया और बहुसंख्यक समाज को राजनीति, साहित्य, टीवी और सिनेमा आदि के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया। उस समय सनातन शब्द शर्म और आंख चुराने का विषय बन गया था। उसकी आस्था और प्रतीकों का उपहास बनाया गया। परंतु विगत 10 वर्षों में स्थितियां बदली हैं। सनातन समाज, सनातन शब्द अपने बृहत्तर सांस्कृतिक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है। सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। न किसी को दबाना है और न ही किसी का अनावश्यक तुष्टीकरण होना है। समय बदला है। सनातन प्रतीकों से नाक भौं सिकोड़ने वाले नेताओं ने सार्वजनिक रूप से तिलक लगाना और मंदिर जाना और उसे सार्वजनिक करना भी प्रारंभ कर दिया है। बाकी स्थानों पर तो खैर
पहले भी जाते थे। आज न्यूज चैनलों पर सनातन विषयों पर विमर्श चल रहा है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर द कश्मीर फाइल्स मूवी बन रही है। केरला की पीड़ित लड़कियों के ऊपर द केरला स्टोरी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने पर आर्टिकल 370 और भारत माता को स्वतंत्र देखने का सपना पूरा करने के प्रयासों के कारण दोहरे आजीवन कारावास की सजा झेलने वाले अखंड भारत के सबसे बड़े पैरोकार वीर सावरकर जी पर स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्में बन रही हैं। पहले इन विषयों पर फिल्म बनाने की कल्पना करना भी सांप्रदायिकता की श्रेणी में आता था। ये हम सबके 2014 और 2019 में एकजुट होकर मतदान करके अनुकूल सरकार चुनने के कारण ही संभव हुआ है। अगर हमें इन परिस्थितियों को बनाए रखना है तो फिर इसे संभव बनाने वाली मोदी सरकार के पक्ष में वोट डालने और डलवाने के लिए घर से निकलना भी होगा और निकलवाना भी होगा। भूले नहीं होंगे आप वो दिन जब 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डब्बे में अयोध्या से गुजरात के कार सेवक अपने घर लौट रहे थे। गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन पर पथराव करके उसकी स्पीड धीमी की गई और फिर आउटर के पास पहुंचते ही 2000 की भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। दरवाजों को तारों के साथ मजबूती से बांधा गया और उसके बाद पेट्रोल डालकर डब्बे में आग लगा दी गई। 59 लोग डब्बे के अंदर जलकर मर गए, जिंदा जल गए। मृतकों में 50 की संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। 48 लोग जैसे तैसे इमरजेंसी एग्जिट या दरवाजों के तार खोलकर बाहर निकलने में सफल हुए और इन बचे हुए 48 लोगों में भी अधिकांश बुरी तरह घायल हो गए। इन सभी घायलों ने सरकार के समक्ष घटना की पूरी जानकारी दी और घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बने, परंतु यूपीए सरकार ने घटना की जांच के लिए बनर्जी कमीशन बनाया और इस कमीशन ने सरकार के इशारे पर धूर्ततापूर्ण रिपोर्ट दी कि कार सेवक डब्बे में स्वयं आग लगने से जलकर मर गए। यह सब एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में हुआ। बताइए क्या इस हमले में जीवित बचे लोगों और 59 मृतकों के परिजनों को किसी भी प्रकार का भ्रम हो सकता है कि वोट क्यों करें और किसे करें? फिर भी अगर समझ ना आए तो भारत माता को अपशब्द कहने वाले यूपी वाले आजम और भय और आतंक के पर्याय बन चुके अतीक एवं मुख्तार जैसों पर सख्त एक्शन लेने के बाद चैन की सांस ले रहे पीड़ित परिवारों से पूछें कि वोट किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति के कारण देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। 143 करोड़ की जनसंख्या के साथ हम आबादी के मामले में विश्व में नंबर 1 हो गए हैं। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, परंतु विश्व की 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। आयरनी यह है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग एक बच्चे की उत्पत्ति तक सीमित रहने लग पड़ा है, लेकिन फिर भी देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं कुछ लोगों को भ्रम है कि दलित और आदिवासी समाज अधिक संतान उत्पन्न करता है, परंतु सच्चाई यह है कि उनकी नई पीढ़ी भी बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से 2 बच्चों तक सीमित रहने लगी है। इस खतरनाक जनसंख्या विस्फोट और जनसांख्यिकीय असंतुलन पर लगाम लगाने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधानों वाला सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाना अब राष्ट्र रक्षा का एकमात्र विकल्प बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की बात कही है। निश्चित रूप से इस संवेदनशील विषय पर वर्तमान सरकार से ही राष्ट्रीय हितों के अनुकूल निर्णय लेने की आशा और विश्वास बचा है। इसलिए भी मोदी सरकार का बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटाया जाना बहुत आवश्यक है। वीडियो में कही सभी बातों पर ठीक प्रकार से विचार करके राष्ट्र हित में अपने मत का प्रयोग करें, 100% मतदान करें तथा अपने परिवार, अपने मित्र, अपने निकट पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों और अपने परिचितों से भी ऐसा कराना सुनिश्चित करें।
वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के भागों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और हां, इस वर्ष हम 3 बार दीपावली मनाएंगे। पहली दीपावली श्री राम जन्मभूमि से कलंक की निशानी मिटाकर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के समय मनाई गई है। तीसरी दीपावली, जी हां, तीसरी दीपावली कैलेंडर के अनुसार 29 अक्टूबर को मनाई जानी है। परंतु दूसरी दिवाली मनाने के लिए लंका युद्ध की तरह सीधा संघर्ष नहीं करना है, अपितु मानसिक एकाग्रता और संकल्प के साथ ईवीएम में वर्तमान सरकार के प्रत्याशी के सामने का बटन दबाना है। और उसके परिणाम स्वरूप 4 जून को 400 प्लस का जो बहुमत आएगा, दूसरी दिवाली तब मनाएंगे, पूरी धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा होने पर लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से 2/3 बहुमत भी हो जाएगा। लिखकर रख लीजिए, अगले 2-3 दशक में भारत पूरी दुनिया में एक समृद्ध, परम वैभवशाली, अखंड भारत राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। भारत माता की जय।